Hello everyone, welcome to the family of Genius Zone. So today we are going to start the next video of this chapter, that is the French Revolution. And हमने previous video में French Revolution पढ़ा था और उसका वीडियो भी हमारे लिंक में है. So हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं our video. Let's start the video. सो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कैसे ली 16 ने टैक्स इम्पोज किया और लोगों को कैसे उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिए. तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि हमने उस वक्त ये भी पढ़ा था कि कुछ फिलोसफर्स थे जो उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया. हम यहाँ पर देखते हैं जॉन लॉक, जीन जैक रूसो और मॉन्टेस्क्यू. मतलब जो जॉन लॉक थे उन्होंने क्या किया, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखा था. ये एक बुक लिखा था जिसमें उसने लिखा था अबाउट गवर्नमेंट. फिर जेन जैक रूसो ने लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. इस बुक्स में उन्होंने बताया था कि कैसे किंग जो होते हैं वो लोगों को परेशान करते हैं. मॉन्टेस्क्यू ने अपना एक राय रखा था कि जो डिवीज़न होता है ना पावर को, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. सो ये 3 पार्ट में किसने कहा था, मॉन्टेस्क्यू ने कहा था. अब हम आगे बढ़ते हैं. किंग जो था उसने टैक्स को तो इम्पोज करने के लिए वो मोनार्की सिस्टम में एक किंग को फैसला नहीं लेना होता है. कभी उसमें क्या होता है ना कि जो 3 और 3rd स्टेट होते हैं, 1st, 2nd एंड 3rd, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि एक इंसान जो कि पूरे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उसको बुलाकर उसमें वोट्स लिए जाते हैं. तो लास्ट जो मीटिंग हुआ था वो हुआ था 1614 में. उसके बाद किंग जो था वो 5 मई 1789 लर्न दिस डेट बिकॉज डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. सो 5 मई 1789 को क्या किंग ने एक मीटिंग रखा जिसमें 1st स्टेट, 2nd स्टेट और 3rd स्टेट के लोगों को उसने इनवाइट किया. तो 1st स्टेट में टोटल 300 लोग थे, 2nd स्टेट में टोटल 300 लोग थे और 3rd स्टेट में टोटल 600 लोग थे. और आप देख सकते हो कि कैसे 1st स्टेट और 2nd स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपस सामने में बैठे हुए हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को बैठे हुए हैं और चेयर में अच्छे से. लेकिन 3rd स्टेट के लोग हैं वो पैलेस के मतलब सबसे कॉर्नर पीछे में खड़े हुए हैं. उन्हें बैठने का भी जगह नहीं दिया गया, उन्हें खड़ा रखा गया और उन्हें को कोई भी सम्मान नहीं किया गया. और उसमें से फार्मर्स, आर्टिस्ट, फीमेल्स, ये सब सारे एक्सक्लूडेड थे, मतलब इनको बुलाया भी नहीं गया था. और 600 इसके लोग थे. तो इनको पता था कि अगर ऐसा होता है कि टैक्स इम्पोज कर देगा राजा तो सारा टैक्स इन्हें देना पड़ेगा. इसलिए ये क्या किया, अपना खुद का एक रखे कि वो अब क्या करेंगे कि पहले क्या था 1 स्टेट इक्वल टू 1 वोट, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट होना चाहिए. 1 मेंबर मतलब कि जैसे 600 है ना तो इसका इनका 600 काउंट होगा, इनका 300 है तो इनका 300 काउंट होगा, इस तरीके से. और ऐसे क्या था, पहले था कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव है तो इसका 1 वोट काउंट होगा, इसका 1 वोट काउंट होगा और इसका 1 वोट काउंट होगा, 3 वोट हो जाता. लेकिन जब ये राजा के सामने ये प्रस्ताव रखा गया तो राजा ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया. यानी 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट उसने डायरेक्ट मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था अगर ऐसा होता है तो फिर उसका जो किंगडम है वो खतरे में आ सकता है, क्योंकि ऐसे लोग जो थे वो क्या करते, वो अपना पावर है वो शो नहीं कर पाएगा. नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. तब क्या हुआ कि जब इन लोगों को इनकार, मतलब जो 3rd स्टेट के लोग होते हैं उनको इनकार कर दिया गया, नहीं कि ऐसा नहीं होगा, तो ये लोग प्रोटेस्ट करे. ये लोग बाहर निकल के, टेनिस कोर्ट था एक वो जिसकी पैलेस में जो हुआ था इनका मीटिंग वो वर्साइल्स में हुआ था जो कि राजा का था. वहाँ पे ही एक टेनिस कोर्ट था. उस कोर्ट में लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया कि नहीं ये चीज़ें जो हो रही है वो गलत हो रही है. और उनके साथ जो थे एक मेराव्यू और एक एबिसिस करके फिलोसफर थे. जो मेराव्यू थे वो खुद 2nd स्टेट से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्हें खुद जो 2nd स्टेट को प्रिविलेजेस मिलते थे वो उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए वो उसके अगेंस्ट थे. और मेराव्यू और एबिसिस जो थे वो क्या थे, वो प्रिस्ट थे, है ना. तो उन्होंने एक बुक भी लिखा था व्हाट इज़ 3rd स्टेट. व्हाट इज़ 3rd स्टेट उन्होंने लिखा था कि कैसे 3rd स्टेट के लोगों को परेशान और उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है.
तो ये सब चीज़ें हो गई। तो लोग जब बाहर निकले तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, मतलब वो राजा के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। तो वो क्या किया कि वो उन्होंने खुद से डिसाइड कर लिया कि अब वो अपना ही खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे और खुद से ही वो खुद में अप्लाई करेंगे। ऐसे ही लोग काफ़ी भड़के हुए थे और सर्दी के मौसम में क्या हुआ कि पूरे फसल जो थी वो बर्बाद हो गया, है ना। ब्रेड का प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा था और क्या हुआ कि उसी के बीच में एक र्यूमर्स फैल गया कि जो सेकेंड स्टेट के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि थर्ड स्टेट के जितने भी क्रॉप्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ मतलब कि आएंगे और उनका पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे क्रॉप्स को। तो लोगों के अंदर ऑलरेडी गुस्सा था। अब ये चीज़ सुन के उनको लगा कि अब हमारे पास तो है कुछ नहीं, जो बच्चा कुछ है वो लोग ले लेंगे, तो हम क्या कैसे आगे अपना गुजारा करेंगे। तो उनके अंदर जो गुस्सा था वो बाहर आने लगा और उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के घरों में जाके हमला बोल दिया। वहाँ पे उन्होंने हमला बोल दिया, चाकू छुरा मतलब नाइफ वगैरह लेके, जो भी था उनके पास, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, पेपर्स थे, सबको जला दिए। और ये सब होने के बाद, क्योंकि देखो 600 लोग थे ना इसमें और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिला के 600 लोग थे, तो एक तरीके से फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में जो थी आबादी जो थी वो कम थी और थर्ड स्टेट के लोग की ज़्यादा थी। यहाँ पे वो पावरफुल शो हुए और जिसके कारण किंग ने क्या किया, खुद को सरेंडर कर दिया। क्योंकि अब फर्स्ट स्टेट के सेकंड स्टेट के लोगों को, बहुत सारे लोग जो थे उनका घर जल गया, वो उनका तो अब पावर रहा नहीं, प्रिविलेजेस रहा नहीं, बहुत सारे लोग जो थे वो कंट्री छोड़ के भाग गए। इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत कम लोग बचे। तो उस किंग जो था वो खुद को सरेंडर कर दिया क्योंकि उसे पता था कि अब वो बचने वाला नहीं है। तो जब सरेंडर कर दिया 4 अगस्त और 1789 को, क्योंकि कुछ चेंजेस आए, मोनार्की सिस्टम हट गया, ठीक है। अब चेंजेस क्या लाए कि प्रिविलेजेस, जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को प्रिविलेजेस मिलता था उसको क्या ख़त्म कर दिया गया। पावर रिड्यूस, जो पावर्स था किंग के पास, ये फर्स्ट स्टेट या सेकेंड स्टेट के पास, उसको भी क्या ख़त्म कर दिया गया, कम कर दिया गया। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या था कि फर्स्ट स्टेट जो सेकेंड स्टेट के पास लैंड हुआ करता था खुद का, और थर्ड स्टेट उस पर काम करते थे, वो खुद का लैंड नहीं खरीद सकते, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर क्या ख़त्म कर दिया गया। और जो डायरेक्ट टैक्स था टैक्स, उसको भी क्या यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। इस तरीके से अब फ्रांस जो था वो मोनार्की सिस्टम से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना। अब हम आगे इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फ्रांस कैसे बना ये पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।